नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हूँ आपका एग्री डॉक्टर मुकेश जिंजाला। ग्रो इट इंडिया की यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान दोस्तों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसान दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कपास की उन्नत खेती के बारे में। जी हाँ किसान दोस्तों, धीरे धीरे अभी कपास की सीजन चालू होने वाली है, तो कपास की प्लांटिंग में और कपास की जो उन्नत किस्में हैं, कपास का जो कौन सा बेस्ट टाइम प्लांटिंग टाइम है, कपास में कौन सी वेराइटी कर सकते हैं, कपास में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है और कपास में कौन कौन सी पेस्ट डिजीज लगती है, ये पूरी जानकारी ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूँ। अगर आप ग्रो इट इंडिया की यूट्यूब चैनल में नए हैं तो ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो किसान दोस्तों, चालू करते हैं कि कपास की उन्नत खेती। वैसे किसान दोस्तों, देखा जाए तो कपास को ऐसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। कपास में बेसिकली देखा जाए तो 80% जो किसान है यहाँ पे सौराष्ट्र में, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, MP, कर्नाटका जैसे कई राज्यों में कपास की खेती की जा सकती है। कपास की खेती में किसान दोस्तों अभी नई बहुत सारी तकनीकें आ चुकी हैं। वैसे देखा जाए तो पिछले 3 से 4 साल में कपास में भी प्लास्टिक मल्चिंग करने से बहुत ही सारा उत्पादन किसानों को मिला है। तो किसान दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कपास में उनका बेस्ट प्लांटिंग टाइम क्या है। इसे उनको 3 किस्मों में डिवाइड किया गया है: अर्ली वेराइटी, मिड वेराइटी और लेट वेराइटी। ये वेराइटी के हिसाब से कपास की अलग अलग जगह पे फार्मिंग हो रही है। तो किसान दोस्तों, अगर अर्ली वेराइटी की बात करें तो ये वेराइटी है वो बेसिकली जून महीने के लास्ट वीक में होती है, यानी कि 15 जून से 20 जून में आप उनकी बुआई कर सकते हैं। किसान दोस्तों, मतलब ऐसी वेराइटी आपका चयन करना चाहिए जो वेराइटी आपके एरिया में अच्छी ग्रो हो रही हो। वैसे कई किसानों का यही क्वेश्चन आ रहा है कि सर, कपास की जो उन्नत खेती है उनमें मेनली हम प्लांटिंग कौन से टाइम में करें तो अच्छा उत्पाद हमें मिल सके। तो किसान दोस्तों, अगर मैं आपको प्लांटिंग सीजन की बात करूं तो कपास की प्लांटिंग सीजन ऐसे देखा जाए तो मई महीने में लास्ट वीक में की जा सकती है। तो जून महीने के जब बारिश का टाइम हो जाए, जब बारिश हो जाए उनके बाद वो प्लांटिंग कर सकते हैं। तो किसान दोस्तों, जैसे कि हमने बात की प्लांटिंग टाइम की, अब हम बात करेंगे कि प्लांटिंग टाइम के बाद कॉटन का जो यानी कि कपास का जो सीड है उनको कितने डिस्टेंस पे रोपा जा सकता है, यानी कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रो टू रो डिस्टेंस कितना रख सकते हैं। तो किसान दोस्तों, काफ़ी किसानों से बात करने के बाद, जितने भी प्रोग्रेसिव किसान थे उनमें बात करने के बाद हमें ये जानने को मिला है कि कॉटन की फार्मिंग अगर आप प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 1.5 फीट से लेकर 2 फीट रखते हैं तो आपका जो प्लांट पॉपुलेशन है वो बहुत ही बड़ा रहेगा, यानी कि 1 एकड़ में आपके पौधे की संख्या 8,000 से 10,000 की रहेगी और बेड से बेड की जो दूरी है वो आपको 4.5 से 5 फीट रखनी है। क्योंकि किसान दोस्तों, काफ़ी किसान ऐसे हैं जिनको कल्चरल प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बीच में बेल चलाने के बाद बीच में चलने की जगह की वजह से आपको 4.5 से 5 फीट की स्पेसिंग रखनी चाहिए। ये डिस्टेंस रखने से आपका प्लांट पॉपुलेशन भी बढ़ेगा और आपके पौधे का अच्छा विकास भी होगा। तो किसान दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि उनमें बेसल डोज क्या होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी किसान का यही क्वेश्चन रहता है कि सर, हमारा जो कपास है वो 15 से 20 दिन का होने के बाद उसमें येलोइंग हो जाता है, यानी कि पत्ते पीले पड़ जाते हैं। तो किसान दोस्तों, एट अ टाइम जब आप बेसल डोज देते हो तो बेसल डोज की काफ़ी आवश्यकता किसान की ज़मीन के हिसाब से रहती है। तो मैं अगर आपको बेसल डोज की जानकारी दूँ तो सॉइल टेस्टिंग करने के बाद आपको आपके खेत में कौन कौन सी न्यूट्रिएंट की कमी है उनके हिसाब से आपको बेसल डोज देना चाहिए। जैसे कि बेसल डोज में DAP है, SSP है, सल्फर है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ऐसे काफ़ी माइक्रोन्यूट्रिएंट और NPK आपकी ज़मीन के हिसाब से आप दे सकते हैं। ये देने से किसान दोस्तों क्या रहेगा, काफ़ी किसान ऐसे रहते हैं जो NPK ही देते हैं लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं देते। तो ये किसानों को मैं उनको रिकमेंडेशन करता हूँ कि आप NPK के साथ मैग्नीशियम सल्फेट दीजिए और सल्फर दीजिए। ये देने से, क्योंकि ये जो कॉटन का क्रॉप है वो मेनली ऑयल क्रॉप है, तो इनमें ऑयल भी बढ़ेगा। और काफ़ी किसान का जो क्वेश्चन रहता है कि 50 से 55 डेज में कॉटन का जो फ्लावर है वो ड्रॉप हो जाता है, तो उनमें काफ़ी प्रोडक्शन में गिरावट देखने को मिलती है। तो ये किसान दोस्त अगर बेसल डोज में मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं तो ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो 35 डेज के बाद उनका काम चालू करता है। तो जो किसान ये जो फ्लावरिंग ड्रॉपिंग से जो जूझ रहे हैं वो किसान को मैग्नीशियम सल्फेट काफ़ी काम आने वाला है। अगर आपको फ्लावरिंग ड्रॉपिंग की दिक्कत है किसान दोस्तों, तो आप एट अ टाइम बोरोन का भी स्प्रे कर सकते हो या फिर प्लेनोफिक्स यानी कि नेपथलीन एसिटिक एसिड का भी स्प्रे करके आप फ्लावरिंग ड्रॉपिंग को रोक सकते हो। फ्लावरिंग ड्रॉपिंग 2 से 3 हिसाब से होता है, या तो अधिक बारिश है, या तो आपकी ज़मीन में मतलब मॉइस्चर नहीं है, या फिर पेस्ट एंड डिजीज का अटैक है।
तो ऐसे किसान भी जो मैंने रिकमेंडेड डोज बताया है, अगर उनका प्रयोग करेंगे तो फ्लावरिंग ड्रॉपिंग रुक जाएगा। किसान दोस्तों, वैसे अगर हम बात करें तो कॉटन में 35 से 45 डेज में फ्लावरिंग आना चालू हो जाते हैं, क्योंकि कॉटन में 3 से 4 स्टेज वाली फसल है। फर्स्ट फसल है जर्मिनेशन, दूसरे टाइप का जो स्टेज है वो है फ्लावरिंग इनिशिएशन, तीसरा जो फेज है वो है उनका जो बल्ब बनेगा वो बल्ब इनिशिएशन, तो चौथा जो स्टेज है वो है हार्वेस्टिंग का स्टेज। तो किसान दोस्तों को जो दिक्कत रहती है वो दिक्कत रहती है कि सीड जर्मिनेशन में। काफ़ी किसान ऐसे हैं जो 1 से 2 बार प्लांटिंग करते हैं। जैसे 1 एकड़ में अगर मैं सीड रेट की बात करूँ तो 450 ग्राम का एक पैकेट रहता है। अभी काफ़ी सालों से वो पैकेट में 470 ग्राम का हो गया है, क्योंकि बीटी कॉटन के साथ उसमें नॉन बीटी का भी मिश्रण अभी काफ़ी कंपनियां उसमें देने लगी है। इनका मेन एडवांटेज यही है कि काफ़ी किसान क्या करते थे कि अभी जो गुलाबी सुंडी की जो दिक्कत आती थी तो वो नॉन बीटी का जो अलग से जो पैकेट रहता था वो पैकेट का प्लांटिंग नहीं करते थे, तो किसान को काफ़ी गुलाबी सुंडी के अटैक अपने फसल में देखने को मिल रहा था। इसलिए काफ़ी कंपनियों ने अभी ऐसा किया है कि 470 ग्राम का जो पैकेट रहता है कॉटन का, उनमें उन लोगों ने नॉन बीटी का सीड भी मतलब मिक्स कर दिया है, जिससे नॉन बीटी का सीड से जो गुलाबी सुंडी का अटैक है वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि गुलाबी सुंडी का अटैक रहेगा तो भी वो नॉन बीटी वाले सीड में रहेगा, क्योंकि बीटी जिनका मेन एडवांटेज यही है कि जैसे ही इल्ली उनको टच करती है तो वो डायरेक्टली मर जाती है। तो नॉन बीटी का प्लांटिंग करने से किसानों को काफ़ी फायदा मिलता है। अभी हम बात करेंगे कि कॉटन की फसल में कौन कौन सी पेस्ट और डिजीज आती है। तो किसान दोस्तों, कॉटन में काफ़ी पेस्ट एंड डिजीज का अटैक देखने को मिलता है, जैसे कि एफिड है, जेसिड है, वाइट फ्लाई है, वैसे देखा जाए तो मिली बग है। इनका काफ़ी हद तक किसानों को बहुत ही ज़्यादा परिणाम भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम किसान को स्प्रे करना पड़ता है। ये जो सारी पेस्ट मैंने आपको बताई है उनसे कॉटन में 80% प्रोडक्शन में गिरावट देखने को मिलती है। अगर मैं किसान दोस्तों डिजीज़ की बात करूं तो डिजीज़ में विल्ट की दिक्कत है वो काफ़ी किसानों को देखने को मिलती है। कभी कभी पेस्ट में किसान दोस्तों देखा जाए तो जो गुलाबी सुंडी है वो काफ़ी हद तक कॉटन के फसल को बर्बाद कर देती है। तो गुलाबी सुंडी को कैसे रोक सकते हैं वो भी हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक आपको ज़रूर देखना है। तो किसान दोस्तों, जो मैं पेस्ट की बात की, अगर मैं डिजीज़ की बात करूँ तो विल्ट की दिक्कत भी काफ़ी हद तक कॉटन में देखने को मिलती है। तो विल्ट की दिक्कत 2 से 3 तरीक़ों से आती है। एक तो काफ़ी अगर मौसम में परिवर्तन है, दूसरा आपकी ज़मीन में नमी नहीं है, तीसरा फंगस अटैक की वजह से। तो किसान दोस्तों, इनको रोकने के लिए आपको कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक जो फंजीसाइड है वो आपको ड्रेंचिंग करना चाहिए, या फिर पौधे में नमी आपको बरकरार रखनी चाहिए। किसान दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो कॉटन में ज़्यादातर जो तकलीफें रहती है वो रहती है कि कॉटन में प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है। तो किसान दोस्तों, मतलब जो कॉटन में प्रोडक्शन की गिरावट है वो गिरावट को इंक्रीज करने के लिए किसान दोस्तों आज हम मतलब ग्रोइट इंडिया लेकर आए हैं कॉटन में प्लास्टिक मल्चिंग। तो प्लास्टिक मल्चिंग के फायदे क्या क्या है, प्लास्टिक मल्चिंग लगाने से क्या कॉटन की फसल में प्रोडक्शन दुगना हो रहा है, क्या प्लास्टिक मल्चिंग लगाने से पेस्ट और डिजीज का अटैक क्या कम हो सकता है, तो ये जानकारी भी हम आपको अगले वीडियो में देने वाले हैं। तो किसान दोस्तों, ये वीडियो के माध्यम से मैंने आपको काफ़ी जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर ज़रूर बता सकते हो, और हमारे एग्रोनॉमिस्ट आपके कमेंट का जल्द ही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो को देखने के लिए किसान दोस्तों आप सभी का तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, और ग्रोइट इंडिया की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि ग्रोइट का साथ किसान का होगा विकास।